और राजस्थान के बीच जो मुकाबला जारी है, वहां पर अगर राजस्थान पंजाब को हरा देती है तो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर पहुंचने का भी दिल्ली के पास एक सुनहरा मौका है। नितिन चौधरी मेरे साथ जुड़ गए क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, स्वागत आपका। नितिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक बड़ा मुकाबला दिल्ली और गुजरात के बीच खेला जाएगा और एक अहम मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का यहाँ पर फैसला किया। पहले तो आप इस टॉस के निर्णय को कैसे देखते हैं? जो गुजरात ने जो निर्णय लिया है पहले गेंदबाजी करने का, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, बल्लेबाजी करनी आसान होती है वहाँ पे, और रात के समय में वहाँ पे ओवर भी बढ़ती है, जिससे बाद में गेंदबाजी करने में बॉलरों को काफी दिक्कत महसूस होती है करने में, और जिससे बल्लेबाज जो होंगे खुल के खेल सकते हैं। जी। एक और सर, क्या बारिश से कोई विलन बन सकती है आज के मुकाबले में? पिच रिपोर्टर में कहा गया था कि हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है, तो अगर बारिश आती है तो वो दिल्ली के लिए कितना विलन साबित होगी, क्योंकि दिल्ली को आज हर हाल में ये जीत चाहिए सर। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली शुरुआती दौरों में अच्छा खेल रही थी, उसके बाद उनकी लय बिगड़ गई। लेकिन अगर आज मैच नहीं जीत पाती है या फिर बीच में बारिश विघन डाल देती है, तो दिल्ली के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत सुनहरा अवसर है दिल्ली का प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, और अगर बारिश होती है तो शायद उनका ये सपना टूट सकता है। जी। एक और है सर, आपने पहले कहा नितिन जी की दिल्ली का टूर्नामेंट हमने जो देखा, शुरुआत में दिल्ली ने अच्छे मुकाबले जीते, लगातार दिल्ली जो थी जीत दर्ज करी थी। पहले अगर 4-5 मुकाबलों की मैं बात करूं, पहले 4 मुकाबलों में लगातार जीत का चौका लगा, लेकिन उसके बाद से एकदम से जीत की पटरी से जो टीम उतरी है, वहां से क्या ऐसा चेंज हुआ या कोई रणनीति ऐसी गलत बन रही है अब जो पार नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक चेंजेस लगातार टीम में होने, क्योंकि ओपनिंग पेयर आप बना नहीं पा रहे हैं, कभी करुण नायर आपके लिए ओपनिंग करते हैं, कभी अभिषेक पोरेल को आप तीसरे नंबर पर भेजते हैं। क्या एक रणनीति अब तक क्या नहीं हुई? क्योंकि अब तो आप टूर्नामेंट के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। अगर अब भी आपके पास रणनीति नहीं है तो फिर आप ये टूर्नामेंट गंवा सकते हैं यहाँ से। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर आप भी आपके पास रणनीति नहीं है तो आप टूर्नामेंट गंवा सकते हैं। जी शुरुआती तौर से बात करूँ कि टूर्नामेंट के शुरुआत से ही ओपनिंग पेयर बहुत खराब चला है दिल्ली का। उन्होंने बार बार फेरबदल किए हैं, कभी किसी को ऑस्ट्रेलियन ओपनर को उन्होंने चांस दिया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अभिषेक पोलर शुरुआत में पावर प्ले में रन बना के दे रहे हैं, करुण नायर ने एक मैच में रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद वो भी कामयाब नहीं हो पाए। तो रणनीति कहीं कहीं ये भी है कि सामने वाली टीमों को दिल्ली के बल्लेबाजों की चाल पता लग गई है, वो भी उनके ऊपर काम करके आते हैं, और कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और गेंदबाजी में भी कहीं ना कहीं उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में दोनों तरफ से अपनी टीम को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका काम बाकी खिलाड़ियों को भी, अक्षर पटेल को उनका साथ देना पड़ेगा। जी। एक और नितिन जी, एक और बात है कि यहां से दिल्ली को क्या करना होगा कि वो क्वालिफाई करे, क्योंकि सर 3 मुकाबले बचे हुए, 13 पॉइंट्स उसके हैं अभी, और 5वें नंबर पर वो खड़ी है। उनका जो मुकाबला है वो मुंबई से है, क्योंकि मुंबई 14 अंक 12 मैचों में 14 अंक के साथ चौथे पायदान पर है। पहली 2 टीमों का अगर मैं जिक्र करूं, आरसीबी और जीटी, लगभग इनका अब क्वालिफायर जो है वो तय है, क्योंकि 16 और 17 पॉइंट दोनों के हैं। उसके बाद नंबर आता पंजाब का। पंजाब के भी 3 मुकाबले बचे हुए सर, एक आज खेल रही है, अगर जीत जाती है तो उसके 17 अंक यहां से हो जाएंगे। फिर जो दिल्ली की जो टक्कर रह गई अब वो रह गई मुंबई के साथ। अगर आज का मुकाबला गवा देती है, उसके बाद उनको फिर मुंबई के जो बचे हुए 2 मैच हैं उन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको ये दुआ करनी होगी कि मुंबई अपना एक मुकाबला हारे और आप दोनों मुकाबले जीते। मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज का ये दिल्ली के लिए, और काफी और निर्भर उन्हें दूसरी टीमों के ऊपर भी रहना पड़ेगा। और बात करूं मुंबई इंडियंस की, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस बहुत शानदार फॉर्म में चल रही है, अपने पिछले 6-7 मैच लगातार जीतती जा रही है। तो इस बात पर निर्भर रहना कि हम मुंबई इंडियंस को हरा देंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जो बल्लेबाज हैं उन्हें अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरी मोमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे अभिषेक पोरल हो, चाहे करुण नायर हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे कोई भी बैट्समैन हो, उन्हें अब आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, क्योंकि अब टूर्नामेंट बिल्कुल आखिरी दौर में आ चुका है। और अगर आप
अब नहीं चलते हैं तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। बात रही कि उन्हें दूसरी टीमों के फैसलों पर, दूसरी टीमों के निर्णय के हार जीत पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और बहुत कम चांस है कि मुंबई अपना आगे का कोई मैच हारे। तो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय दिल्ली को रणनीति बनानी पड़ेगी कि खुद अपने सारे मैच वो जीत कर जाए। जी, अब देखिए ना, अब टॉस हो गया है और आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। जो प्लेइंग 11 आई है नितिन जी, उसमें आज आपने फिर एक चेंज कर दिया है। आपने करुण नायर को यहाँ पर बाहर किया। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला आज आपको खेलना है। फैफ डुप्लेसी, अभिषेक पोरेल आपके लिए ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आपने समीर रिजवी को करुण नायर पर तरजीह दी है। क्या ये मौका ठीक था करुण नायर को बाहर करने का? क्योंकि आप चाहते तो एक मौका और करुण नायर को दे सकते थे अगर उनका बल्ला चलता, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर भी आप उनको खिला सकते हैं। लेकिन समीर रिजवी इतने कारगर साबित नहीं होंगे। पिछले मुकाबले में आपने थोड़ा सा चेंज किया था, वहां पर आपको मात मिली थी कि आप ये अभिषेक पोरेल की जगह अपने करुण नायर और फैफ डुप्लेसी से वहां पर ओपनिंग करवाई थी और अभिषेक पोरेल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था। लेकिन अभिषेक पोरेल जो युवा है वो लगातार आपके लिए अच्छा करके दे रहे हैं और उन्होंने लगातार ओपनिंग में वहां पर रन बनाए। तो एक गलत डिसीजन वहां पर हुआ था और एक आज मुझे लगता है कि करुण नायर का ना खेलना भी एक आज फिर एक गलत डिसीजन दिल्ली के लिए साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। करुण नायर को ना खिलाना दिल्ली के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है, हार जीत का अंतर तय कर सकता है। क्योंकि समीर रिजवी जो है वो एक अनएक्सपीरियंस बैट्समैन है और अभी तक शायद वो 1 या 2 मैचों में खेले हैं। लेकिन ऐसे दौर में आपको करुण नायर को बाहर करना नहीं चाहिए था। क्या पता शायद वो आगे इस समय टॉप ऑर्डर में 1 डाउन, 2nd डाउन आके वो टीम को रन बना के दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में बहुत सारे रन बनाए हैं। टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, मतलब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। तो टीम को उनके ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए था। उन्होंने इस तरह से अनएक्सपीरियंस प्लेयर को, समीर रिजवी देखिए अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, लेकिन टीम को फिर भी करुण नायर के साथ जाना चाहिए था। और डुप्लेसी भी एक अच्छे बल्लेबाज है और अभिषेक पोरेल लगातार रन बनाते आ रहे हैं टीम में, नो डाउट। लेकिन मेरी राय में या कोई भी और भी हो तो करुण नायर को मौका देना बनता था इस दौर में। जी, एक और बात है नितिन जी, देखिए अगर मैं पहले 4 बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गेंदबाजी पर जाएंगे। पहले मैं 4 अगर बल्लेबाज गुजरात के चुनूं तो गिल, साई सुदर्शन, जो कि आज इंपैक्ट में रखा गया क्योंकि सेकंड बल्लेबाज है, तो साई सुदर्शन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे। उसके बाद जोश बटलर और सरफेन रदरफोर्ड। चारों बल्लेबाज के जो टॉप के बल्लेबाज है, इनके अगर रन में पूरी टीम से, गुजरात की टीम से अगर कंपैरिजन करता हूं तो 85% जो रन है अब तक जीत में और हार में जो रहे हैं और इन चारों प्लेयर्स के रहे हैं। तो अगर दूसरी तरफ मैं देखूं फैफ डुप्लेसी, अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी तो आज पहला या दूसरा मुकाबला खेलने से पहले उनको नीचे मौका मिला है। उसके बाद राहुल है आपके साथ, आपके 3 प्लेयर। अगर मैं इनका एक कंपैरिजन देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये 3 बल्लेबाजों ने मुश्किल से 45 या 50 प्लस के आसपास आपका परसेंट के आसपास रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा अगर रन बनाए तो अभिषेक पोरेल ने आपके लिए बनाए, फिर राहुल है आपके पास। फैफ डुप्लेसी बीच में ड्रॉप हो गए थे, फिर उनको दोबारा मौका मिला है, वो भी लगातार मुकाबले नहीं खेल पाए हैं। ये भी एक दिल्ली के लिए समस्या थी। तो क्या ये 4 बल्लेबाजों पर इन 3 बल्लेबाजों को पार पाना आज एक चुनौती होगी? क्योंकि अगर ये गिल और साई सुदर्शन बटलर चल जाते हैं तो फिर चाहे आप कितना भी बड़ा स्कोर कर ले वो उसको पार कर जाएंगे। लेकिन फैफ डुप्लेसी क्योंकि क्लास बल्लेबाज है सर, हमने उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल देखा है, वो कहीं भी जाकर खेल सकते हैं, अच्छी एक पारी खेलते हैं। लेकिन राहुल को भी एक अपना गेम दिखाना होगा आज, क्योंकि वो भी पिछले 2-3 मुकाबलों से उस रंग में नहीं आए हैं। केवल एक उन्होंने जो 95 रन की पारी खेली थी उसके बाद से वो भी लय में नहीं है। हाँ, देखिए मैं गुजरात की बैटिंग की बात करूँ तो साई सुदर्शन है और जोश बटलर है, शुभमन गिल है, रदरफोर्ड है, टॉप ऑर्डर। शायद पूरे सीजन को मैं उठा के देख लूं कि इन 4 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाया गुजरात के लिए, और जिसकी वजह से जो उनका मिडिल ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है उसकी बैटिंग तो बहुत मुश्किल ही आई है। साई सुदर्शन हर मैच में आपको रन बना के दे रहे हैं गुजरात के लिए, तो शुभमन गिल आपको हर मैच में रन बना के दे रहे हैं। नीचे आते हैं 1 डाउन मिडिल ऑर्डर में आते हैं आपके जोश बटलर, वो आपको हर मैच में रन बना के दे रहे हैं। तो गुजरात की तरफ से बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। और बात करूं अगर मैं दिल्ली की बैटिंग की, तो वहां पे थोड़ा डाउट है कि जैसे कि डुप्लेसिस है, दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं, T20 के बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन काफी टाइम वो मतलब बाहर बैठे रहे हैं, उसके बाद उन्हें मौका मिला है, थोड़े मैचों में ढीले भी रहे हैं वो, लेकिन अच्छे बल्लेबाज है। और बात करूं मैं सबसे एक्सपीरियंस जो कि किसी भी टीम में और किसी भी ऑर्डर पे खेलने में माहिर है, KL राहुल।
आज उनके लिए बहुत बड़ा मैच हुआ क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है अपनी टीम के। जी। अगर आज वो रन करते हैं दिल्ली के लिए तो वो फायदेमंद होगा और शायद ये जीत का निर्णय हो सकता है। गेंदबाजी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं नितिन जी। गेंदबाजी में अगर मैं देखूं साइंस गुजरात की तरफ से मैं शुरुआत करता हूं। साइंस किशोर है वो अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, अच्छी जगह पर वो अब विकेट निकाल कर दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। अरशद खान एक युवा गेंदबाज है, जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को साबित किया। कंगिसो रबाडा आज पहला मुकाबला खेलेंगे आईपीएल 2025 का, उनको आज टीम में शामिल किया गया। रशीद खान शायद उतने थोड़े से अब तक कारगर साबित नहीं हुए जितना उनको माना जाता है। उसके बाद दो इंडियन पेसर्स प्रसिद्धा और मोहम्मद सिराज, दोनों ने अपने आप को साबित किया है। खासकर मैं प्रसिद्धा की बात करता हूं, पहले मुकाबलों में नहीं खिला लेकिन जब उनको मौका मिला तो वहां से उन्होंने अपने हाथ खोले हैं। अच्छी गेंदबाजी है अब फिलहाल गुजरात के पास, क्योंकि सिराज, प्रसिद्धा और जब रबाडा आपके सामने होंगे तो तेज भरी गेंदों का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रसिद्धा लगातार अपनी गेंद है जो उसमें वेरिएशन करते हैं, मोहम्मद सिराज लगातार बाउंसर भी डालते हैं और कंगिसो रबाडा के पास एक रफ्तार होगी। तो गेंदबाजी कितनी संतुलित लग रही है। मैंने जो आपको 5-6 नाम बताए हैं इसको देखते हुए गुजरात की, फिर मैं दिल्ली पर जाऊंगा सर। सर देखिए, भले ही कंगिसो रबाडा आज पहला मैच खेल रहे हैं लेकिन वो बहुत ही खतरनाक बॉलर है, बहुत तेज बोल सकते हैं जिससे दिल्ली के लिए परेशानी बन सकते हैं वो। और बात करूं मैं मोहम्मद सिराज की, मोहम्मद सिराज शुरू से ही शुरुआती दौर में विकेट देने में लगे हुए हैं। इस साल बहुत अच्छी फॉर्म में है वो। उसके बाद आता है प्रसिद्ध कृष्णा भी जब तो शुरुआत में मौका नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें मौका मिला है टाइम पे हर मैच में 2-3 विकेट वो टीम के लिए लेके जा रहे हैं। तो गेंदबाजी की बात करूं मैं तो गेंदबाजी बहुत ही स्थिर है गुजरात की। और बीच में आते हैं साइन, तो वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वो भी बीच में बल्लेबाजों को बांध के रखते हैं और टाइम आने पर टीम के लिए विकेट निकालते हैं। और बात करूं मैं राशिद खान की, देखिए राशिद खान भी इस साल शायद उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जितने वो हर साल होते हैं, लेकिन हर मैच नया मैच होता है तो क्या पता आज राशिद खान दिल्ली के लिए खतरनाक साबित हो। जी, एक और बात है, देखिए नितिन जी, अगर मैं अब दिल्ली की गेंदबाजी आपको बता देता हूं। विपराज निगम अच्छी बल्लेबाजी आपके लिए कर रहे हैं और गेंदबाजी भी आपको कर दे रहे हैं। कुलदीप यादव ने 2-3 मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी की लेकिन उसके बाद से वो भी बेरंग नजर आ रहे हैं। नटराजन को आपने शुरू में खिलाया नहीं, शुरुआती मुकाबलों में आपने उनको दूर रखा। अब नटराजन पे आपने भरोसा किया, वो लगातार तीसरा मुकाबला खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान आज फिर एक नया गेंदबाज जुड़ा है, क्योंकि जो विदेशी खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क, उनको अपने देश वापस जाना पड़ा, तो उनके रिप्लेसमेंट में मुस्तफिजुर को यहां पर बुलाया गया है। रहमान को, अच्छे गेंदबाज है, चेन्नई के लिए जब खेलते थे तो हमने इनकी गेंदबाजी कई बार देखी है, ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दूसरा अक्षर पटेल, इन्होंने भी गेंदबाजी कुछ मुकाबले में नहीं की, क्यों? अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं है, लेफ्ट हैंड के सामने ये गेंदबाजी करने नहीं आते हैं। और लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर तो साइंस सुदर्शन है, फिर रदरफोर्ड आते हैं, उसके बाद राहुल तेवतिया हैं। ये 3-4 बल्लेबाज उनके सामने आज होंगे, तो हो सकता है वो 2-3 ओवर डालें। एक गेंदबाजी का संतुलित मुझे नजर नहीं आ रहा है दिल्ली के अंदर, क्या आपको भी ऐसा ही नजर आ रहा है इसमें? बात है कि गेंदबाजी हमेशा एक टीम की जान होती है और आज असंतुलित मुझे नजर आ रही है गेंदबाजी। अक्षर पटेल कप्तान है, हर बार अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है वो टीम के लिए गेंदबाजी करते हैं और विकेट भी निकाल के देते हैं। लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात होती है वहाँ थोड़े से वो बेअसर नजर आते हैं। लेकिन मैं बात करूँ विपराज निगम की, जो कि बहुत अच्छे लगी समझा है और टाइम पर विकेट निकाल के देते हैं और बल्लेबाजी में भी टीम का पूरा सहयोग देते हैं। जी सही बात आपने, कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। शुरुआत में बहुत अच्छे विकेट निकाल के दिए उन्होंने, बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी करके दी उन्होंने, लेकिन फिर वही बात के हर मैच नया मैच होता है और कुलदीप यादव बहुत अच्छे गेंदबाज है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और दिल्ली का ग्राउंड उनके लिए काफी अच्छा साबित भी हुआ है हमेशा से। तो हो सकता है कि आज वो विकेट निकाल के दे। जी, एक और ना सर, क्योंकि देखिए तेज गेंदबाजी आपके पास इतनी नहीं है तो आपको स्पिनर्स पे डिपेंड रहना होगा। विपराज निगम, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को यहाँ पर अपने ओवर डालने पड़ सकते हैं और उनको डालने पड़ेंगे 4-4 ओवर। लेकिन कुलदीप यादव को अगर आप चाइना मैन है उनको इस्तेमाल करेंगे अच्छे से तो यहाँ से विकेट निकल सकती है। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि दिल्ली के होम ग्राउंड पर ये मुकाबला हो रहा है, तो आज दिल्ली पहले बल्लेबाजी करे तो कितना स्कोर आप दिल्ली की तरफ से देख रहे हैं कि भी
यहाँ तक अगर दिल्ली पहुंचेगी तो उस स्कोर को डिफेंड कर सकती है और गुजरात के लिए एक मौका बनेगा अब कि वो फाइनल खेले, क्योंकि अगर मैं बात करूं पंजाब और राजस्थान के बीच जो मुकाबला चल रहा था वो मुकाबला पंजाब ने 10 रन से जीत लिया है। अब दिल्ली पे संकट और गहरा गया है सर। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि पंजाब ने मैच जीत लिया है, तो दिल्ली के लिए जीत हर हाल में आज चाहिए ही चाहिए। अगर बारिश भी पड़ती है, बारिश में बाधा डालती है, तो तब भी उनका नुकसान हो सकता है। और मैं बात करूं कि अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी कर रही है, उन्हें अगर मैच जीतना है तो उन्हें कम से कम 220-30 रन इस ग्राउंड पर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। बाद में इन्हें दिल्ली को गेंदबाजी करनी पड़ेगी, होश पड़ेगी, फास्ट बॉलर को, स्पिनर को, दोनों को दिक्कतें पैदा होंगी। जिस तरह गुजरात के बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, वो किसी भी स्कोर को टारगेट को चेंज करने में जरा सी देर नहीं लगाएंगे। तो कम से कम 220-30 का रन का स्कोर बोर्ड पे दिल्ली को लगाना पड़ेगा अपने मैच में इस टूर्नामेंट में वापसी के लिए, प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए। जी चलिए नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपर्ट कमेंट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नितिन जी मेरे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि अगर दिल्ली को इस प्ले ऑफ में बने रहना है, क्योंकि